नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। कल 4 मई थी और 25 वर्ष पहले कल ही के दिन एसटीएफ की स्थापना हुई थी। आपके मन में ये शंका होगी कि आपने कल क्यों नहीं बताया। तो मैं ये बता दूं कि एसटीएफ की स्थापना के संबंध में जो गाइडलाइंस आई थी, टेम्परेरी था सब कुछ। 3 पन्ने का वो आदेश था जिसमें तिथियां निश्चित थीं कि फला तारीख को खुल जाएगा, फला तारीख को इसके अपॉइंटमेंट शुरू होंगे, फला तारीख तक ये काम करना शुरू कर देगा। क्या क्या काम करना है ये सब था। तो बहरहाल 4 को विज्ञानपुरी में एक पुराने मकान में इसकी शुरुआत करनी थी। 4 ही उसकी डेडलाइन थी 98 में। राजीव रतन शाह साहब जो उस समय प्रमुख सचिव गृह थे और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की एक छोटी सी यूनिट बना के और श्री प्रकाश शुक्ला पर काम शुरू किया जाए। बहुत बार, सैकड़ों बार मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूं। आज के दिन यानी 5 मई को हम लोग उस पूजा पाठ 4 मई को शाम को करीब करीब 5 बजे श्री अजय राज शर्मा तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वो आए। उन्होंने एक छोटी सी पूजा की वहाँ पर और दो चार कुर्सियाँ जो उपलब्ध थीं वो रखी गईं और ये हुआ कि टेंट हाउस की कुर्सियाँ कल से लाकर हम लोग काम शुरू करेंगे। बाद में जब फर्नीचर खरीदने के लिए फंड्स मिलेंगे डीजी ऑफिस से तब बाकी चीज़ें खरीदी जाएंगी। बहरहाल 5 तारीख को हम 3 लोगों के अलावा एक आदेश में श्री अरुण कुमार जो उस समय एसएसपी लखनऊ थे उनको एसटीएफ में किया गया। दूसरे श्री सत्येंद्रवीर सिंह जो एसपी सिटी थे उनको एसटीएफ में पोस्ट किया गया और मैं उस समय सर्किल ऑफिसर हजरतगंज था, मुझको एसटीएफ में पोस्टेड किया गया। उस समय अपने अपने संपर्क से हम लोग 2 इंस्पेक्टर्स को ले आए, एससी मालवीय और ओपी त्रिपाठी। 2-1 कांस्टेबल्स भी हम लोगों को मिल गए। तो कुल ये 8-10 लोग बैठने के जुगाड़ से टेंट हाउस से कुर्सियां और मेज एसटीएफ का कार्यालय शुरू कराने के लिए आज के दिन ले आए। बिजली की व्यवस्था नहीं थी, बहुत दिन से वो मकान वीरान सा पड़ा हुआ था। 3-3, 4-4 फीट की घास उगी हुई थी, वायरिंग उसकी नहीं थी। इनॉग्रेशन कराने के लिए एक टेम्परेरी कनेक्शन जोड़कर और उस भाग में जहां इनॉग्रेशन कराया था वहां बिजली लाई गई थी। दिन भर ये मशक्कत करने के बाद 5 तारीख को करीब रात में 9 बजे तक सभी लोगों को बैठने का और मेज का इंतज़ाम हो गया, पंखे का इंतज़ाम हो गया और बिजली का इंतज़ाम हो गया। ना कंप्यूटर था, ना कूलर था, ना एसी था, कोई चीज़ नहीं थी। ऐसी शुरुआत करके आज जिसे कहते हैं कि एक पौधे को लगा के उसको सींच के उसका जरूरी खाद पानी उसमें दे के आज वो वट वृक्ष हो गया। आप सोचिए कितनी खुशी होती होगी, मुझे ही नहीं, हमारे साथ के उन लोगों को भी, हमारे वरिष्ठ जनों को भी जिन्होंने इसकी शुरुआत करने की कोशिश की थी, बीड़ा उठाया था। उस समय जो भय और आतंक का माहौल था उसकी कल्पना भी करना आज की तारीख में किसी के बस का नहीं है। धीरे धीरे 6 महीने के लिए बनाई गई एसटीएफ। एक ही टारगेट था, श्री प्रकाश शुक्ला। 2-4 चीजें उसमें और ऐड कर दी गई थी जो गैंग के मूवमेंट से ही संबंधित थी, जैसे शस्त्र तस्करी,
फेक करेंसी नोट्स, जो उस बीच में हम लोगों को उससे रिलेटेड बातें पता लगी थी। इनामिया बदमाश, ये 4-5 टारगेट करके 6 महीने का। तो ये दबाव था और ये था कि 4 मई को इसको स्थापित कर दिया जाए, 4 मई को ये काम करना शुरू कर दे। 5 मई को हम लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं थी। सत्येंद्र वीर सिंह साहब के पास एक हरे रंग की, बहुत ही लाइट हरे रंग की मारुति 800 थी। हम सभी लोग उसी से चलते थे। आज का एसटीएफ ऑफिस देख लीजिए, कॉर्पोरेट ऑफिस है। आज एसटीएफ का फैलाव देख लीजिए, 12 तो इसकी ब्रांचेस हैं, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबकी अपनी बिल्डिंग है, सारे मॉडर्न गजेट्स हैं। जो नई गाड़ियां आती हैं अपराधियों को चेज करने के लिए, वो एसटीएफ के पास होती हैं। तो बहुत शुभ दिन है 4 मई और 5 मई हमारे लिए, खासकर जब एक लकीर की शुरुआत की गई थी जिसे एसटीएफ कहते हैं। और फिर धीरे धीरे जब एसटीएफ ने काम करना शुरू किया तो तमाम प्रदेशों ने एसटीएफ के गठन के उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही अपने अपने प्रदेशों में एसटीएफ का या एसटीएफ जैसी संस्था का गठन किया। सिर्फ याद दिलाने के लिए, मैं हर बार हर साल किस्सा गोई के समय में इस तरह जब स्थापना की बात आती है एसटीएफ की, तो इसका जिक्र करता हूँ। बहरहाल आज जिस वाक़ये के सिलसिले में मैं आपसे रूबरू हूँ वो है, प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है बस्ती, थाना है दुबौलिया, गांव है कनघुसरा। तारीख थी 29 मार्च 2023। एकदम हालिया तो नहीं, लेकिन हालिया घटना ही है। कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि गांव कनघुसरा से करीब 150 मीटर की दूरी पर बाबा राम निहाल दास कुटिया के पास जो रिंग बांध है, वहां एक 20-22 साल के लड़के का शव पड़ा हुआ है। उस पर बांध से निकाली हुई मिट्टी और कीचड़ काफी लगा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे उसे गीली मिट्टी में दबाने की कोशिश की गई हो। पुलिस आई, जब शरीर से धूल मिट्टी हटाने के लिए उसको पानी डाला गया उस पर, तो तुरंत पहचान हो गई। वो गांव का ही रहने वाला लड़का था। हल्ला मच गया, पूरा गांव टूट पड़ा कि विकास चौधरी की किसी ने हत्या कर ली। पानी डालने के बाद ये स्पष्ट हो गया, चेहरे पे भी कुछ निशान थे और गले में कसाव का बहुत गहरा निशान था कि विकास चौधरी की किसी ने हत्या कर दी। खैर, विकास चौधरी के भाई महेश चौधरी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सबसे पहला काम विकास चौधरी के मोबाइल की सीडीआर निकाला जाना। जैसे ही अगले दिन सीडीआर निकल कर आई और उसकी स्टडी की गई, मामला दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। गांव की ही 17 वर्ष की एक नाबालिग लड़की के फोन से उसकी बहुत बार बात हो रही थी, दिन में भी, रात में भी और बहुत देर रात तक भी। और शव के पोस्टमार्टम में जो मृत्यु का समय था वो 28 मार्च 2023 की शाम का था और उस समय की लास्ट कॉल भी उसी लड़की की थी। लड़की को लोकेट कर लिया गया,
पुलिस नाबालिग लड़की थी, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन करते हुए उसे महिला थाने में लाया गया, सादी वर्दी की महिला कांस्टेबल्स के साथ। इसी बीच में सीडीआर एनालिसिस करने वाले क्राइम ब्रांच के लोगों ने यह भी नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों से, करीब 2 महीने से, एक और नंबर पर इसकी बात हो रही है। उसको जब देखा गया तो वो पता लगा कि वो भी गांव का ही है। नाम है कुलविंदर, उम्र है 19 साल। उसे थाने पर लाया गया। सामान्य पूछताछ शुरू हुई, क्योंकि किसी के पास सीडीआर की कॉल के सिवा पूछने के लिए कुछ नहीं था। बहरहाल पूछताछ की शुरुआत इसी से होती है। कुलविंदर से पूछा गया कि भाई, तुम्हारी उस लड़की से, नाबालिग लड़की से क्यों बात होती है, कैसे बात होती है? तो उसने कहा कि हम दोनों को क्रिकेट बहुत पसंद है और क्रिकेट के सिलसिले में ही वो सवाल पूछती थी और मैं नेट से ढूंढकर उसका जवाब देता था, ताकि उसको लगे कि मेरी क्रिकेट की नॉलेज बहुत अपडेटेड है। जवाब बड़ा कन्विंसिंग था, लेकिन सही नहीं था, ये प्राइमा फेसी पता लग रहा था। नाबालिग लड़की से पूछा गया, उसने भी बिल्कुल यही रटा रटाया जवाब दे दिया। पुलिस की यह समझ में आ गया कि कोई न कोई बात जरूर है। नाबालिग लड़की से यह भी पूछा गया कि मृतक से तुम्हारी क्या बात होती थी और लास्ट कॉल तुमने क्यों की थी? तो उसने कहा कि असल में मृतक से हमको बाजार से कुछ सामान मंगवाना था। पूछा गया क्या सामान मंगवाना था? तो कहा कि ये मेरे लिए कुरकुरे, चिप्स और एक पर्टिकुलर बिस्किट ये अक्सर लाके दिया करता था। वही मैं पूछा था मैंने कि क्या हुआ, हफ्ते भर से न तुम बात कर रहे हो और न ही ये कुरकुरे और बिस्किट लाकर दिया तुमने। बहरहाल जवाब सब, एक का जवाब पूरब में, एक का पश्चिम में, एक का उत्तर में, क्या दक्षिण में। बहुत देर तक ये तालमेल, समन्वय, रीडिंग बिटवीन द लाइंस सब करने के बाद जब पुलिस थक हार गई, तो पुलिस ने कुलविंदर का सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया। झांझ मंजीरा बजने लगे। थोड़ी देर में ही, बहुत ज्यादा वो रेजिस्ट नहीं कर पाया, उसने कहा साहब मैं आपको, जैसे वो राग झिझोटी निकलने लगती है अपने आप, एक बार में, एक स्वर में, एक ताल में, एक तोते की तरह उसने बताना शुरू किया कि क्या वाकया था। उसने बताया कि इस लड़की की जब उम्र 16 साल की थी, तभी उसके संबंध विकास चौधरी से हो गए। उसके पास, लड़की के पास जो मोबाइल है वो विकास चौधरी का दिया हुआ है। यही नहीं, हर बार उसका टॉप अप रिचार्ज भी विकास चौधरी ही कराता था। उसने कहा इसको मोबाइल कंपनी के रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। चेक भी किया गया तो वो बात सही निकली। फिर बताया कि आज से कोई 1 हफ्ते पहले, अच्छा इस बीच में मेरी भी आते जाते छोटी मोटी बातें शुरू हो गई, बातें कुछ आगे बढ़ने लगी, लेकिन एक दिन उसने बहुत उदास होकर मुझे फोन किया और उसने बताया
कि मैं विकास चौधरी से बहुत तंग आ गई हूं। कुलवेंद्र ने पूछा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? कुलवेंद्र की उम्र 19 साल थी, लड़की की उस समय 17 साल थी और विकास चौधरी की उस समय 22 साल थी। उसने कहा, दरअसल साल भर के हम लोगों के संबंध के दरमियान उसके पास मेरी तमाम फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स थे। अक्सर बात बात में वो ये कहता था कि ये ध्यान रखना कि तुम्हारी वीडियो और फोटो हमारे पास है। जब मैं पूछती थी कि क्या करोगे आखिर, या क्यों हमको रिमाइंड करा रहे, बोले बस यूं ही बता रहा हूं। और मैं डर जाती थी। लेकिन पिछले करीब हफ्ते 10 दिन से वो दिन में 3 बार मुझे बताता है कि तुम्हारी वीडियो और फोटो हमारे पास है। लेकिन मैं भी तंग आ गई थी। वो जब बुलाता था तो मैं जाती नहीं थी। 28 तारीख की सुबह विकास चौधरी ने मुझे फोन करके बताया कि आज शाम तक अगर तुम नहीं मिली तो तुम्हारी ये वाली फोटो और ये वाली वीडियो मैं तुम्हारी मां, बाप और भाई तीनों के मोबाइल पर भेज दूंगा। फिर मुझसे मत कहना। शाम तक का समय था। लड़की ने तुरंत कुलविंदर को बताया कि आज वो जिद कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं इन लोगों को भेज दूंगा। मैं ये चाहती हूं कि अब मिलने जाना मेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मेरे घर वालों को वीडियो और फोटोग्राफ मिली तो अनर्थ हो जाएगा। कुलविंदर ने कहा कि कहाँ बुलाया है? तो उसने वही बताया कि उमरिया का जो रिंग बांध है, बांध के दूसरी तरफ, क्योंकि वहाँ कोई कॉमन रास्ता भी नहीं है, घास फूस बहुत ज़्यादा है, कोई आता जाता नहीं, और बांध के इस तरफ जो लोग आते जाते हैं वो उधर की कोई बात देख नहीं सकते हैं। वहीं उसने बुलाया है। हम पहले भी वहां जा चुके हैं। तो उसने कहा, ठीक, तुम जाना जरूर, मैं वहीं आसपास बैठा मिलूंगा। तुम केवल हल्की सी आवाज मुंह से निकालना जब तुम्हें लगे कि अब मेरी जरूरत है तुमको। ये बात तय हो गई और शाम को वही 8 बजे के आसपास विकास चौधरी अपने घर से निकला। बिल्कुल तयशुदा जगह पर पहुंच गया। कुलवेंद्र ने देख लिया कि अब वो आ गया है, बार बार फोन मिला रहा है। तभी उसके मुंह से वो आवाज आने लगी कि फला जगह हो, इस वाले रास्ते से आना, उस वाले। इसका मतलब कि लड़की भी अपने यहां से इसके पास के लिए आने के लिए चल चुकी थी। थोड़ी देर बाद कुलवेंद्र ने देखा कि लड़की भी आ गई। लड़की जब वहां पहुंच गई तो लड़की के साथ उसने कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, कुछ आपत्तिजनक व्यवहार करना शुरू किया। तभी लड़की ने आवाज निकाली जो दोनों ने तय की थी। करीब 15 कदम की दूरी पर एक बड़े पेड़ के तने की ओट में वो बैठा हुआ था। धीरे धीरे वो उधर से चला और उसने विकास चौधरी को पीछे से दबोच लिया, उसके सीने पर सवार हो गया, गर्दन दबा दी। लड़की ने दोनों पैर पकड़ लिए। जब वो बेहोश होने लगा, ठंडा पड़ने लगा, तो पत्थर से उसका सिर भी कुचल दिया। सबसे ज्यादा उस लड़की का इंटरेस्ट उस मोबाइल फोन में था। पहला काम किया कि उस मोबाइल फोन को कब्जे में लिया। फिर दोनों अपने अपने घर के लिए चले गए। लड़की ने उस मोबाइल फोन को अच्छी तरह से पत्थरों से इतना कूटा, उसे इतना तोड़ा उसे कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और एक पुराने साड़ी के कपड़े में उसे बांध के
और सवेरे सवेरे पास के एक तालाब में फेंक आई। बहरहाल पुलिस ने वो मोबाइल के टुकड़े, पूछा गया क्यों ऐसा किया, उसने कहा कि सब इसी मोबाइल में रहता था। जब भी वो कहता था कि नहीं नहीं ये वाली नहीं है वीडियो तुम्हारे पास, झूठ बोल रहे हो, तो वो उसी मोबाइल से निकाल कर दिखाता था। हम लोगों ने तय किया कि इस बार मारेंगे भी उसे और मोबाइल उसका छीन लेंगे, तोड़ के फेंक देंगे, ताकि आइंदा से अगर बच भी जाता है तो ये कहने काबिल न हो कि मेरे पास तुम्हारी फोटो और वीडियोस हैं। बहरहाल दोनों को, कुलविंदर को और उस लड़की को, उसको तो बाल सुधार गृह ले जाया गया, जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। नारी निकेतन जैसा वो जो बाल सुधार गृह लड़कियों का होता है, वहाँ उसको भेज दिया गया। और कुलविंदर चूंकि वो बालिग था, 19 साल का हो गया था, लिहाजा उसको भी जेल भेज दिया गया। आज की घटना, आज भी एक नाबालिग लड़की ने शातिराना तरीके से नए प्रेमी से पुराने प्रेमी की हत्या करा दी। उम्र 17 वर्ष। पुराने प्रेमी यानी विकास चौधरी के संपर्क में वो तब से थी जब उसकी उम्र 16 वर्ष थी। मतलब अब मेरी समझ में आना लगभग बंद हो गया है कि 15 साल 16 साल की उम्र में, मैंने पिछले 15-20 एपिसोड में कम से कम 10 ऐसी घटनाएं बताई हैं जिनमें नाबालिग लड़कियों की पुराने और नए प्रेमी के बीच में किसी न किसी की हत्या हुई है। आप पिछले 10, 12, 15 एपिसोड देख लीजिए। उम्र वही 15, 16, मैक्सिमम 17, और कारण वही मोबाइल फोन। इनसे भी संपर्क, उनसे भी संपर्क, उनसे भी रिचार्ज, उनसे भी रिचार्ज। नए वाले को बताया पुराना मोबाइल खराब हो रहा है, वो नया दे गया। पुराने वाले का डाटा डिलीट करके उसको दे दिया कि बेच के इसका टॉपअप करा दो। या नए वाले ने उससे उसकी बातें नहीं मानी या उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तो पुराने वाले को बता दिया कि ये बहुत पीछे पड़ा हुआ है। अब देखिए 16-17 साल की इस उम्र में जहां बौद्धिक और शारीरिक विकास संपूर्ण नहीं होता, तो ये ज्ञान कहां से पाई या पाए? उसी मोबाइल फोन से। लेकिन अब किसी को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से आप रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, चाहे वो सतर्कता की दृष्टिकोण से ही क्यों न हो। भला अपने बच्चे को जो 3 साल से इस्तेमाल कर रहा है मोबाइल, छीन के रख लीजिए आप, उसका रिएक्शन देखिएगा। ऐसा तांडव होगा कि घर वाले सब फौरन वो निकाल के मोबाइल उसे दे देंगे। बिना खाए 10 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना मोबाइल के 10 मिनट भी रहना मुश्किल है इस यंग पीढ़ी को। तो उसके इस नेगेटिव साइड को अगर आप हटा दें तो ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन में सब खराबी ही है। बहुत से ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के एंट्रेंस एग्जाम्स मोबाइल पर गूगल कर करके, सवाल ढूंढ के, जवाब बना के क्वालिफाई किए हैं उसी मोबाइल में, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से तमाम बवाल, तमाम बवंडर हो रहे हैं। तो सारी बातें खराब ही नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जब आपके घर के लड़के इस उम्र में हों, टीनेज जिसे कहते हैं, तो उनके मोबाइल के इस्तेमाल पर सतर्क दृष्टि जरूर
रखनी चाहिए, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। पिछले कुछ दिनों से बताते बताते मैं कुछ लक्षण आपको बताता हूं, आप गौर करिएगा, घर के बच्चों पर भी इसको अप्लाई करके गौर करिएगा, जरूर कुछ न कुछ नया आपको पता लगेगा। पहला है कि फोन आते ही घंटी बजी या वाइब्रेशन पे रखा है, हाथ में है फोन, स्क्रीन की तरफ देखा, माँ बाप और भाई बहन बैठे हुए हैं, लेकिन फोन लेके तुरंत कमरे के बाहर चले गए। ये बताया कि 1 मिनट एक जरूरी कॉल है, या 1 मिनट नाम दे देंगे किसी का कि वो रमेश का है, उमेश का है, रेखा का है, फलानी का है, ढकानी का है, चले जाएंगे। सही बात कभी नहीं बताएंगे, और आपकी हिम्मत नहीं है कि कॉल लॉग से आप मंगाकर उस फोन को चेक कर सकें। दूसरा, मैसेजिंग और चैट, जहां पेरेंट्स या अपने से बड़ा बैठा हुआ है समझदार आदमी, उसके सामने बैठ के करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सलांट रहेगा वो, तो सामने बैठा बैठा हुआ आदमी या औरत कभी उसको किसी भी तरह से विजिबल नहीं होगा कि उसमें क्या लिखा गया है या क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है। तीसरा, जब पूरा घर सो जाएगा तब इस तरह के लड़के और लड़कियों, कम उम्र के, मतलब 15, 16, 17, 18 साल वालों की, जब पूरा घर सो जाएगा तो ये लोग अपनी सारी इंद्रियों को जागृत करके मोबाइल पर लगे मिलेंगे। आप सो गए, यहां वही मोबाइल, चाहे आप अगर 11 बजे सोए तो ये 3 बजे सोएंगे, ये 4 बजे सोएंगे। अगला है कि मोबाइल लेके स्कूल जाने की जिद जब भी बच्चे करें, पेरेंट्स को एक हाई स्कूल तक मान लें या इंटरमीडिएट, हाई स्कूल तक खासकर मोबाइल फोन देना ठीक नहीं है। मम्मी का नंबर दे दीजिए, बड़ी बहन है उसका नंबर दे दीजिए, उसकी कॉल आती है अटेंड करिए, उसकी एब्सेंस में कॉल आती है दोस्तों की, बता दें कि बेटा अभी स्कूल गया है, शाम को बात कर लेना। तो थोड़ा सा इससे डर भी रहेगा और हिचक भी रहेगी, लेकिन आपने मोबाइल दिला दिया, और जब वो स्कूल लेके जाने की आप नोटिस किया, आपने मना किया नहीं स्कूल नहीं जाएगा, मोबाइल स्कूल कोई नहीं ले जाएगा, और फिर भी वो ले जाने लगे, जिद करे और मोबाइल लेकर स्कूल जाने में रेगुलर हो जाए, एक लक्षण ये भी है। अगला लक्षण है मोबाइल लेकर वॉशरूम में जाना, उसका एक्सप्लेनेशन ये देना कि टीचर ने फोन करने को कहा था, हो सकता है टीचर का फोन आ जाए इसलिए मैं वॉशरूम में लेके जा रही हूँ, या फलाने या फलानी ने वो कुछ क्वेश्चंस निकाल रही है एग्जाम वाले, तो उसने कहा अभी थोड़ी देर में मैं निकाल देती हूँ, अगर मैं अटेंड नहीं करूँगी उसको तो फिर मुश्किल है, फिर हमें कल नहीं परसों नहीं नरसों मिलेगा वो। मतलब कोई सेट बहाना बनाकर कि ऐसी अर्जेंसी है कि फोन को वॉशरूम में भी साथ रखना जरूरी है, वॉशरूम में ले जाने लगे। अगला लक्षण यह है कि अगर सारे लोग बैठे हैं या थोड़ा दूर से कोई देख रहा है तो बहुत धीमी आवाज में, जिसको फुसफुसाना कहते हैं, कॉल आई या कॉल मिलाई गई और बस कान पे लगाया, 2 शब्द फुसफुसा दिए, फिर वापस अपनी जगह पर आ गए, ये भी एक लक्षण है। अगला और लास्ट लक्षण ये है कि अगर रिचार्ज और टॉपअप ये अचानक बढ़ने लगे, एक तो रेगुलर होता है कि भाई 100 रुपए वाला प्लान ले लिया है, अनलिमिटेड इंटरनेट है और वॉइस कॉलिंग इतना इतना है, इतने में काम चल जाएगा, 6 महीने तक ये चला, फिर उसके बाद अचानक 999 रुपए वाला प्लान चलने लगा,
तो अगर इन 7-8 लक्षणों में से कोई 2 सिम्टम अगर घर के लड़के या लड़की में हों तो थोड़ा सजग हो जाइए, नजर रखिए, वरना क्या होगा आप खुद ही समझदार हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।